नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वी विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एथिकल आइडियाज इन इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन पार्ट टू। हम इसमें देखेंगे जैनिज्म। इसमें देखिए, कुछ भी हो जाए आपको इथिक्स का सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। हम भारतीय लोगों की एक खासियत है, मैं भारत कहूंगा, ठीक है। वी विल यूज आवर कंट्रीज नेम एज भारत, एज अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज डन सो। जब हम बात करते हैं कि भारत को जाना जाता है या उसके बारे में हम जब बातचीत करते हैं, तो वर्ल्ड ओवर आप एक देखते होंगे कि एक अलग ही इंप्रेशन गिरता है इंडियंस का। अलग ही इंप्रेशन गिरता है हम सभ्यता का, हमारे देश के लोगों का। तो ये कोई मटेरियल बेनिफिट है या यहाँ पे कुछ ऐसा? सो व्हाट एग्जैक्टली द थिंग विच इम्प्रेसेस द अदर पीपल अबाउट भारत, है ना? तो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, इसमें मॉरल वैल्यूज पे, इथिकल आइडियाज पे हम बात करते हैं और उसी को हम अपने जीवन में इनकलकेट करने का प्रयास करते हैं। वी जस्ट डोंट टॉक, वी फॉलो। देखो, आपने देखा होगा कि युद्ध भी जब होते थे, महाभारत के टाइम पे कहिए, उसके बाद भी कहिए, युद्ध जब होते थे तो उसका भी एक रूल हुआ करता था, है ना? यानी शाम होने के बाद, यानी सूरज ढलने के बाद युद्ध नहीं किए जाते थे, क्योंकि एक जेन्युइन रीजन था कि शाम में किसी को दिखता नहीं है, तो वो कोई तुम्हारी वीरता का कोई प्रमाण नहीं हो सकता। जब आप अंधेरे में किसी पे तीर मारते हो तो दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ समथिंग विच इज अ मैनली कैरेक्टर। आपको युद्ध करना है ना, तो ऐसे टर्म्स पे करिए कि जहां पे आपकी जो क्वालिटी है वो सिद्ध हो जाए, है ना? आप जैसे इवन महाभारत के टाइम पे ये भी है कि जो गदाधारी थे, हाँ, गदाधारी वो एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। जो धनुर्धारी थे, हाँ, वो खुद एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। अदरवाइज, यानी सिंपल बात ये है कि इक्विवेलेंट कैपेबिलिटीज के लोग ही एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। गदाधारी व्यक्ति धनुर्धारी व्यक्ति के साथ लड़ाई नहीं करेगा। यानी आपको अगर एग्जाम्पल याद है, तो महाभारत में कर्ण और युधिष्ठिर ये आमने सामने आ जाते हैं, है ना? तो युधिष्ठिर ठहरे गदाधारी, और जो कर्ण है वो ठहरे धनुर्धारी। तो कर्ण क्या करते हैं, युधिष्ठिर को सम्मान पूर्वक कहते हैं कि मैं धनुर्धारी हूं, आप गदाधारी हो, तो हमारे बीच में युद्ध नहीं हो सकता। मेरा युद्ध किसके साथ है? मेरा युद्ध है अर्जुन के साथ। ये बहुत सही थी कि इसमें दिस इज व्हाट इज एक्सप्लेनिंग नथिंग बट द इथिकल आइडियाज। हम किसकी बात कर रहे हैं? दिस इज व्हाट द इथिकल आइडियाज, दिस इज व्हाट इंडिया इज नोन फॉर, दिस इज व्हाट आवर पीपल आर नोन फॉर, एंड दैट इज व्हाई इंडिया, जो इस प्रकार से हम कहते हैं ना कि अ, 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 अलग क्या है ना भारत में, कि जिसके बारे में लोग बहुत अलग से उसकी पहचान बनाए रखा है, दैट इज द वैल्यूज। इसलिए हमारे इस पेपर का सिग्निफिकेंस है कि ये सिर्फ हमारे सब्जेक्ट का एक पार्ट नहीं है कि हम यूपीएससी की एग्जाम दे रहे हैं, उसमें जीएस पेपर 4 एक है और उसको बस कुछ तो करके ये, नो नो नो, दिस हैज बीन इंक्लूडेड फॉर कि जो भी ये स्टूडेंट इस एग्जाम को क्रैक करके कल जाके सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, दे शुड बी विद द वैल्यूज। उन्हें वो वैल्यूज तो पता भी होनी चाहिए एटलीस्ट, जिसके बलबूते पे वो फिर शायद अपने जिंदगी में उसको इनकलकेट करके उसका एप्लीकेशन पब्लिक लाइफ में करे। तो दिस इज व्हाट द बेसिक टेनेट्स बिहाइंड पुटिंग दिस सब्जेक्ट इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन। हाउएवर, ऐसा नहीं है कि बस एग्जामिनेशन में डाल दिया और सही में वैल्यू सिस्टम इतनी स्ट्रांग हो गई है। आज भी मिड टर्म करियर ट्रेनिंग्स जो होते हैं, जो आईएएस ऑफिसर बनने के बाद या जो भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उनके करियर ग्राफ में बीच बीच में वो कुछ मिड टर्म ट्रेनिंग्स होते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस वो एग्जीक्यूट किया जाते हैं, लेकिन वहां पे आज भी ये सेम इथिक्स, मोरालिटी, इन चीजों पे बहुत प्रयास देके केस स्टडीज पे फोकस करके उनको पढ़ाने की कोशिश की जाती है, सो दैट दे शुड इनकलकेट द वैल्यू सिस्टम इन देयर एग्जीक्यूशन और द गवर्नेंस। लेकिन होता ऐसा है कि करप्शन और ये सब, दिस इज अ मैटर ऑफ चांस। एक बार चांस मिल गया और आप चाहते ही हो कि मुझे बहुत पैसा मिलता है इस माध्यम से, क्योंकि सैलरी तो वैसे इतनी ज्यादा होती नहीं है, तो आपको वो चांस लगता है कि चलो भैया, मैं अपने पावर का मिसयूज अगर कर भी लूं तो कोई यहाँ पे पूछने वाला है नहीं, एंटायर सिस्टम इज करप्टेड, देन यू गेट द, हाँ चलो भैया, यहाँ पे मैं अलग नहीं हूँ, मेरे से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आई एम नॉट डूइंग समथिंग डिफरेंट। तो ये चल जाता है और चल जाता है, ऐसे बोल के हम बहुत सारे करप्ट प्रैक्टिसेस करने लगते हैं। और ये मानव का एक स्वभाव है
है ना? दिस इज नॉट कंट्री स्पेसिफिक, दिस इज अ ह्यूमन स्पेसिफिक, है ना? करप्शन जब करते हैं या इथिकल वैल्यूज की जब हम बात करते हैं, दिस हैज नॉट एनीथिंग स्पेसिफिक टू की कंट्री कैसी है, क्या है। इट इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन द ह्यूमन वैल्यू सिस्टम एंड विच इज वेरी मच क्लोज टू दी उसके कल्चरल वैल्यूज। इसलिए इंडिया इज नोन फॉर इट्स कल्चरल वैल्यूज एंड कल्चरल वैल्यूज में ही इथिक्स है। इसीलिए भारत का नाम पूरी दुनिया में अलग ही दिशा में देखा जाता है। जो कि बाकी देशों में उनकी हिस्ट्री देखी जाए, उनका कल्चर देखा जाए, तो उसका कोई लॉन्ग ट्रेडिशन दिखाई नहीं देता अपार्ट फ्रॉम फ्यू कंट्रीज। तो वो भी जो है वो भी कहीं ना कहीं पे इंडिया के इथिकल वैल्यूज के साथ लिंक किया जाता है, देखा जाता है ना? यानी अगर आप प्लेटो की बात करो तो प्लेटो ने जो कहा है उसी प्रकार का कुछ एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर हमारे देश में पहले से ही हुआ करता था, है ना? अगर आपको याद हो, ऐसा आपने कभी पढ़ा है, तो प्लेटो यूज्ड टू से, प्लेटो का क्लियर कहना था कि समाज में जो राजकारण करने वाले लोग हैं, पॉलिटिकल हेड्स जो है, वो पॉलिसीज का काम करेंगे, गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेंगे, लेकिन उनके ऊपर कोई तो ऐसा चाहिए जो इम्पार्शियल हो, जो किसी भी पार्टी का ना हो, जो किसी भी थॉट प्रोसेस का ना हो, जो इंक्लाइन टू एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी हो। वन शुड बी न्यूट्रल। एक ऐसा न्यूट्रल ग्रुप होना चाहिए इन सब के ऊपर, जो ग्रुप ऑफ फिलोसोफर्स हो। अब प्लेटो के अनुसार ये कौन होने चाहिए? तो फिलोसोफर्स होने चाहिए। इंडिया में उनको क्या कहते हैं हम लोग, या भारत में वो सिस्टम में क्या कहा जाता है उनको? ऋषि, है ना? ये जो ऋषि मुनि की जो अ, एक परंपरा देखी जाती है भारत में, ये है क्या? ये ऋषि मुनि वही लोग है ना, रामायण में आपने देखा होगा। ये ऋषि मुनि क्या करते थे? राजाओं को संदेश देते थे, उनको मार्गदर्शन करते थे कि क्या समाज के हित के लिए योग्य है और पर्याप्त है, और वही करना हमारे लिए सही हो सकता है। तो ये एक सिंपल है कि हम इस चीज को समझने की कोशिश करें कि प्लेटो को क्या कहना था, और ये ऑलरेडी जो प्लेटो को कहना था वो भारत में प्रैक्टिसिंग था। आई बात ध्यान में? इसलिए भारत का जो इथिकल वैल्यू सिस्टम है वो डेफिनेटली स्ट्रांग होगा, बिकॉज जो जहां पे पावर रिसाइड करता है ना, यानी जिसको हम पॉलिटिकल पावर अथॉरिटी कहते हैं, उसके ऊपर जब ऋषि मुनि को अपॉइंट या एज एन इम्पोर्टेंस दिया गया था, क्योंकि वो इम्पार्टीसन रहते थे, नॉन पार्टीसन रादर आई वुड से, नॉन पार्टीसन रहते थे, अनबायस्ड रहते थे, और समाज के हित के लिए क्या करना है, ना कि किसी व्यक्ति के हित के लिए, वो उनका काम होता था। एंड दैट्स व्हाई उस इथिकल सिस्टम में अपना एक अलग ही योगदान ऋषि मुनियों का था। हालांकि इसका जो प्रभाव है वो राजा के ऊपर भी था, उतने ज्यादा प्रजा के ऊपर भी था। इसलिए जो ऋषि मुनि हुआ करते थे उनके डायरेक्शन के अंडर राजा काम करते थे, और राजा का एकमात्र काम था लोगों की सेवा करना, अपने राज्य को प्रोटेक्ट करना, और अपने जीवन के लोगों के जीवन को समृद्ध करना। है बात ध्यान में? इसलिए ये सब जो था वो किसी के प्रति था, खुद के प्रति नहीं था। इट वॉज इन रेफरेंस टू समवन एज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। ओके, सो इसीलिए जीएस पेपर 4 का सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है। rather I would say it is something which is close to human heart. It is close to the भारत as in culture। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आज के इस पार्ट 2 में हम देखेंगे जैनिज्म। ठीक है, ये कहते हैं ना, इंडिया के लोगों में भारत के लोगों में जो हम एक वैल्यू सिस्टम डेवलप हुई दिखते हैं, लोग हमारे स्वभाव की तारीफ करते हैं, लोग कहते हैं कि बड़े गरीब लोग हैं, बड़े सबको अपने कल्चरल स्पेस शेयर करने में भी वो कुछ सोचते नहीं है। आज इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है कि जहाँ पे हर धर्म के, हर सेक्ट के लोग बड़े अच्छे से रहते हैं, खाते पीते हैं, और अपने अपने डाइवर्सिटीज को अप्रिशिएट भी करते हैं। तो ये कैसे, ये कोई सडनली अभी 20-50 साल में है ऐसा हमारा स्वभाव डेवलप हुआ है क्या? ऐसा नहीं है। मुझे एक याद है 1868 में ब्रिटिश के कैबिनेट मिनिस्टर थे, ब्रिटेन के कैबिनेट मिनिस्टर ने उनके एक पार्लियामेंट्री स्पीच में कहा था, वी शुड स्ट्राइव टू बिकम कंट्री लाइक इंडिया विच इज सेक्युलर इन इट्स अप्रोच। यानी जब हम इंडिपेंडेंट भी नहीं हुए थे, जो कि 1947 में हुआ, और उसके बाद जो सेक्युलरिज्म का डिबेट आया और वो सब जो हुआ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उसके बारे में क्या कहा, आई वोंट गो इन दैट डिटेल राइट नाउ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया को सेक्युलर कहने का जो एक जो कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा था, इट वाज इन 1868, जब तो हम स्वतंत्र भी नहीं हुए थे।
तो ये स्वतंत्र हम गुलाम थे, ये जो हमें हम पे ये थोपा गया है, बताया गया है, एक्चुअली देयर वाज अ पॉकेट ऑफ कंट्री साइड में, जो कहते हैं ना कि बहुत कम पॉकेट्स में ब्रिटिश का प्रेजेंस था। हालांकि उनको एक सपोर्ट सिस्टम बड़ी अच्छे से मिली हमारे देश के कुछ लोगों की वजह से, जो कह सकते हैं ना कि जिनको अपने देश के वैल्यूज में कोई इंटरेस्ट इतना नहीं था, पैसों के लिए वो कुछ भी करने चाहते थे। ऐसे कई लोग हमारे देश में आज भी है, पहले भी थे, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन सिग्निफिकेंट पॉइंट ये है कि उस ब्रिटिश के कैबिनेट मंत्री ने 1868 में भारत को क्या कहा? सेक्युलर कहा। यानी क्या कि यहाँ पे सब धर्म के लोग बड़े अच्छे से रह सकते हैं एक साथ। यहाँ पे ये देखा नहीं जाता कि अरे मैं ये हूं तो आप कोई और जाति के हो, धर्म के हो, तो हमने झगड़े हैं। ये मेजोरिटीली ब्रिटिश जो भी राइटिंग्स थे ना, उसमें आपको देखने मिलेगा। इसका यही मतलब है कि ये जो जैनिज्म हम पढ़ रहे हैं, हमने बुद्धिज्म पढ़ना है, हमने हिंदुइज्म पढ़ना है, हमने शंकराचार्य की फिलोसॉफी पढ़नी है, इन सब से हमें क्या मैसेज मिलता है कि कहीं ना कहीं पे इन्हीं लोगों के जो टीचिंग्स है, इन्हीं लोगों का जो एक ज्ञान परंपरा हमें मिला है, इसी से हमारा इथिकल वैल्यू सिस्टम डेवलप हुआ है। और ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है कि आज इसी का आधार लेके भारत की वैल्यू सिस्टम इंटैक्ट है। आज भी भारत को अलग पहचान जो मिलती है, ये इन्हीं सब फिलोसोफर्स, इन्हीं सब तत्वज्ञानियों के ऊपर से, उनके टीचिंग्स के वजह से मिलती है। आई बात ध्यान में? तो चलिए समझ लेते हैं कि जैनिज्म की फिलोसॉफी क्या है, व्हाई वी कॉल देम एज एन इथिकली स्ट्रांग इन नेचर। है ना, ऐसा मानते हैं कि जैन लोग जो होते हैं ना, उन्होंने अपने इस पर्टिकुलर इथिकल वैल्यूज को आज भी, दे आर एडहेरेंट, स्ट्रिक्टली अडहेर टू द वैल्यूज दे हैव एंश्योर्ड इन देयर फिलोसॉफीज। और जिसके वजह से आज भी वो जो एक भारतीयता का एक नेचर दिखता है जैन में, वो इंटैक्ट है। ओके, बट वो क्या है, क्यों है, उसके इम्पैक्ट समाज में कैसे दिखते हैं, वो हम आज पढ़ेंगे। तो जैनिज्म सर्वाइव थ्रू आउट द हिस्ट्री डिस्पाइट द विसिट्यूड्स इट फेस। बहुत सारे चैलेंजेस फेस हुए इनको, इंटरनली भी हुए, एक्सटर्नली भी हुए। दिस इज ड्यू टू द स्ट्रिक्ट एडहेरेंस ऑफ जैनास टू देयर रिलीजियस डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रहते हैं, और डिसिप्लिन किस बारे में, वो हम देखते हैं, त्रिरत्नास कहते हैं जैनास के, उसके बारे में वो ज्यादातर उसको नहीं छोड़ते वो लोग, और दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो जिद्दी है, गलत है। हाँ, जिद्दी तो बहुत लोग हमने देखे हैं कि जो गलत होने के बाद भी उसको अडेयर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैना का जो अडेरेंस है, इट इज समथिंग टू द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ इट्स फिलोसॉफी। जैसे नंबर वन, अहिंसा। अहिंसा इज अ कोर प्रिंसिपल इन जैनिज्म। नो लाइफ और एसेंस ऑफ अ लाइफ शुड बी इंज्योर्ड। इनका ये मानना है कि किसी भी लाइफ को हम इंज्योर करने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रादर हमने पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमसे किसी को इंजुरी ना हो। Ahimsa in turn follows from the fact that sentient creatures are vulnerable to pain and sorrow. सेंटिएंट क्रिएचर में, यानी समाज में जितने भी क्रिएचर्स हमें दिखते हैं, चाहे से इंसेक्ट से लेके, इंसेक्ट से लेके लार्जेस्ट यहाँ पे क्रिएशन जो भी है, वहां तक हर जो क्रिएचर हम देखते हैं, सेंटिएंट क्रिएचर, उसमें पेन और सॉरो दोनों को वो वल्नरेबल होते हैं। आई बात ध्यान में? जैसे हम कहते हैं ना कि जो भी एग्रीकल्चर की बात अगर करें, तो आपने कभी सुना होगा, आप अपने जैन दोस्तों को भी पूछ सकते हो। देखो, यही है जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये आप करके देख सकते हो। ये दिस इज व्हाट भारत मीन्स। बिकॉज वहां पे कोई ये नहीं ऑफेंड नहीं फील करेगा, अरे आप मुझे ऐसे कैसे सवाल कर रहे हो, बिकॉज दे आर रेडी टू शेयर देयर प्रिंसिपल्स एंड यू आर ऑल्सो रेडी टू अप्रिशिएट देयर प्रिंसिपल्स। है ना? आप अभी जब अपने जैन दोस्तों को पूछिए कि आप एग्रीकल्चर करते हो क्या, कितने परसेंट ऐसे जैन है जो खेती करते हैं? आपको दिखाई देगा 0%। एक्सेप्शनल होंगे कुछ, तो वो बात अलग है जिनके ऊपर कंपल्शन होगा, लेकिन वो अवॉइड करते हैं खेती करना, जस्ट बिकॉज खेती करते समय जो हम अनाज बोते हैं, या हम जो भी प्लांटेशन की प्रोसेस में जाते हैं, प्लफिंग करते हैं, तो प्लफिंग करते समय हम खेती की मिट्टी को, है ना, एक तरह से उसको तोड़ते हैं, एक तरह से उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और उसका जो एक नेचर है उसको डिस्टर्ब करके हम उसमें फिर बीज बोते हैं, जहां से फिर हमें फसल आती है। इसका रीजन ये है कि वो ऐसा करते हैं कि वो, जब आप प्लफिंग करते हो, तो मिट्टी में जो बहुत छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को आप डिस्टर्ब कर रहे हो, या उनको आप पेन प्रोवाइड या सब ये कर रहे हो, पेन दे रहे हो उनके, यानी आप उनके घर में घुस रहे हो ना, इन शॉर्ट। ऐसा वो मानते हैं, इसलिए उनको पेन नहीं देना चाहिए, इसलिए वो खेती अवॉइड करते हैं। अब यहाँ पे जैना ने कहा है सिंपली कि
ऐसा है ही नहीं कि पूरी जीवन में, यानी आप जब फैमिली लाइफ में इन्वॉल्व होते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पाप मुक्त हो। जैना खुद मानते हैं कि कहीं ना कहीं पे छोटे मोटे अमाउंट में पाप होने ही वाला है, बट योर योर क्या कह सकते हैं, कमिटमेंट शुड बी टू द लीस्ट मिनिमल पाप फ्रॉम योर साइड। आपका कमिटमेंट ये होना चाहिए कि मेरे साइड से कम पाप हो। अभी जैन का पर्युषण पर्व चल रहा है, आप सब शायद जानते हो। तो पर्युषण पर्व में आपने देखा होगा कि लोग एक फ्रेज कहते हैं, मिच्छामि दुक्कडम। आपने कई सारे स्टेटस पे अपने फ्रेंड्स के देखा होगा कि व्हाट इज बाय मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम का मतलब होता है क्षमा याचना। हमसे, हम क्योंकि इंसान है, हमसे कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। ऐसा है नहीं कि हम परफेक्ट लोग हैं। तो हर व्यक्ति से कभी ना कुछ बोला जा सकता है, ऐसा कुछ किया जा सकता है जिसके वजह से उनको वो क्षमा याचित हो सकते हैं या होना जरूरी है। तो साल भर में उनका एक बहुत बड़ा ये पर्व माना जाता है, पर्युषण पर्व, जहाँ पे वो मिच्छामी दुक्कडम कह के एक दूसरे से माफी मांगते हैं कि गत वर्ष में हमसे कुछ भी गलत हुआ हो या बोला गया हो और आपके मन को ठेस पहुंची हो, तो हम क्षमा याचना कहते हैं और हम आपसे माफी मांगते हैं, बिकॉज इसी के आधार पे हम अपने रिलेशंस को इंटैक्ट रख सकते हैं, हम अपने डाइवर्सिटीज को अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी इथिकल सिस्टम है, मानना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना, अगर इसी के वजह से आप देख सकते हो, हम कहते हैं ना, इतने ईगो इश्यूज आजकल हम फैमिलीज में देखते हैं कि भाई भाई को भी कभी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं रहता। यानी इतना ये एक लेवल पे चला गया है जहाँ पे सिस्टम में हमको लगता है कि ये मेरा भाई है, मैं उससे प्यार करता हूँ, या मेरी बहन है, मैं उससे प्यार करता हूँ। लेकिन कभी हम एक दूसरे के सामने आके कुछ ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करते कि मेरे से कुछ गलतियां होगी तो बस मुझे माफ कर दो, लेकिन हम अगली जिंदगी जो है वो अच्छे से गुजारेंगे। जैना प्रोवाइड्स दिस काइंड ऑफ अ सिस्टम। ये ऐसी चीजें जो आप डे टू डे लाइफ में भी जैन के बारे में जानते हो ना, वो भी आप पेपर में लिख सकते हो। देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट। आपको बस ये करना है कि उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है। आप पर्युषण पर्व के मिच्छामी दुक्कडम का रेफरेंस अगर लिखते हो आंसर में, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, लेकिन एक्सप्लेन करिए कि हाउ इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द एथिकल लाइफ। जैसे मैंने कहा कि वो डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करते हैं, उसको इंटैक्ट रखते हैं और अपनी गलतियों को मान के सुधार के प्रयास करते हैं कि इंप्रूव करें। आई बात ध्यान में? तो दिस इटसेल्फ इज अ बिग थिंग इन द जैना एथिकल सिस्टम। दैट्स व्हाई वो अदर सेंटिएंट बीइंग्स का भी काफी सोचते हैं। इट इज सिमिलरली एप्लीकेबल टू अदर क्रिएचर व्हिच possesses द एसेंस ऑफ अ लाइफ। तो इसलिए वो पेड़ को भी मानते हैं कि पेड़ में भी कुछ ना कुछ लाइफ का परसेंटेज है। यू नो, आपने अगर फिलोसॉफी पढ़ी है तो जैना टॉक्स अबाउट द परसेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ अ सॉरी डिग्री ऑफ अ कॉन्शियसनेस। डिग्री ऑफ अ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है, कॉन्शियसनेस पत्थर में भी होता है ऐसा मानते हैं वो, लेकिन बस उसका डिग्री जो है, उसका जो क्वांटम है वो लीस्ट है, यानी मिनिमल है। और वही अगर आप इंसानों में देखें तो वो हाईएस्ट है, ऐसा वो मानते हैं। तो अगर हम एक डिग्री में देखा जाए तो स्टोन में लोएस्ट है, बढ़ते जाता है इंसानों तक थोड़ा हाईएस्ट है। स्पिरिचुअल बीइंग में जो कैवल्य प्राप्त है, जिसने कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे व्यक्ति के पास 100% कॉन्शियसनेस है, ऐसा वो मानते हैं, बिकॉज दे आर लिबरेटेड सोल। अब लिबरेशन का मतलब है पाथ टू salvation, राइट? सो फॉर जैना लाइफ इज अ स्पिरिचुअल ओडिसी टुवर्ड्स अ डिवाइन कॉन्शियसनेस। लाइफ क्या है, तो एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ओडिसी है। इसमें आप समय दर समय जो भी सीखते हो, समझते हो, उसका एक स्पिरिचुअल लेसन होता है। वो सीखा तो आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ते जाएगा, दैट विल टेक यू टुवर्ड्स द डिवाइन कॉन्शियसनेस। This state is attained when men secure the release from the bond of a कर्मा। अब ये तो कर्मा का बॉन्ड जब तक जिंदगी है, फैमिली है, आपको पता है कि मैं इस पर्टिकुलर प्रेजेंट टाइम और स्पेस के कंटेक्स्ट में अगर बात करूं कि हम 2023 में जी रहे हैं, 2023 की क्या वैल्यूज है, कैसा समाज है, कैसी टेक्नोलॉजी है, इसको देखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे कुछ प्रकार के कर्म तो करने ही पड़ेंगे। आई कैन नॉट escape फ्रॉम दैट। लेकिन फिर भी आप ये सब जानते हो कि पूरी भारत की जो फिलोसॉफिकल सिस्टम है, उसमें चाहे जैना हो, शंकराचार्य हो, भास्कराचार्य हो, बुद्धिज्म हो, ये सब एक बात पे इंसिस्ट करते हैं कि ये बॉन्ड जो है ना, हर बार ऐसा नहीं है कि 2023 में हमको ये बॉन्ड का रियलाइजेशन हो रहा है। जब से मानव जाति निर्माण हुई है, हर समय उसको कर्मा का बॉन्ड रियलाइज होते ही आ रहा है। इसलिए वो बॉन्ड ऑफ कर्मा में
कि खुद को सफर होने दे या ना होने दे, ये उसकी चॉइस है। देखो यही है फ्रीडम का डेफिनेशन, कि हम लोग किसी पे थोपते नहीं है कि आपको ये करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा इस एक डिसिप्लिन का पार्ट, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन यहाँ पे समझाया जाता है कि पहले क्या जरूरी है, और जब आप पूरी तरह से कन्विंस हो जाए तभी आप उसको मान के चलिए कि मुझे ये प्रैक्टिस करना जरूरी है। मुझे खुद को बॉन्ड ऑफ कर्मास के साइकिलिक पैटर्न से बाहर निकलने का प्रयास करते रहना है। कोई सडनली तो बटन दबाया निकल के ऐसा तो हो गया नहीं, ये कोई सिस्टम नहीं है। इसका सिंपल ये है कि इंडिविजुअल को अपने इंडिविजुअल प्रयासों से उस बॉन्ड ऑफ कर्मा से बाहर निकलना पड़ेगा। और इसी का एक नॉलेज सिस्टम भारत में ये सारे फिलोसोफर्स देते हैं, लाइक ए जैना। तो जैना ने किस प्रकार से बॉन्ड ऑफ कर्मा से निकलने का एक सिद्धांत दिया है, तो वो है त्रिरत्ना। जैनास के 3 ऑर्नामेंट्स माने जाते हैं, विच आर ओपन, वो ओपन करते हैं आपके जर्नी ऑफ लाइफ को टुवर्ड्स दी सल्वेशन। उसको कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एंड सम्यक चरित्र। दर्शन, दर्शन का मतलब है राइट फेथ। विश्वास, किस पे विश्वास रखना है? तीर्थंकर पे। ठीक है, उनके जो गुरु माने जाते हैं तीर्थंकर जो होते हैं, उनके ऊपर आपने पूरा विश्वास रखना है। वो जो कहते हैं आपको वो समझ के लेना है, मानना है, विश्वास रखना है उनके नॉलेज पे, जिसको हम सम्यक ज्ञान कहते हैं, जो तीर्थंकरों के माध्यम से आता है। और वो जो है उसको अपने जीवन में इनकलकेट करे, प्रयास करे कि वो आपके लाइफ का हिस्सा बने। दैट्स वो राइट कंडक्ट। सम्यक चरित्र, आपका चरित्र वैसा बने, आप अहिंसा ना करे, आप किसी को दुख ना दे, आप पाप ना करे, आप गलत शब्द ना बोले, आप क्षमा याचना करें। ये सब जो कंडक्ट है, ये फेथ से और नॉलेज से ही आता है। इसलिए जैना में तीर्थंकरों का काफी महत्व है, गुरुओं का महत्व है, इसलिए उनके कहने पे ही वो वैसा बिहेव करते हैं। अब डेफिनेटली जो उनके फिर प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको ये कुछ कंटेक्स्ट में देखा जाएगा, इसलिए उनके फैमिली लाइफ में आपको ये सब प्रेजेंस दिखा जाएगा, पूजा याचना, गुरु का जाप, ये सब आपको काफी हद तक दिखता है। ठीक है। Now, 5 moral principles. Jainism prescribed moral principle for both householders and the monks. Householder यानी सिंपल, मैंने जैसे कहा था, जिसका फैमिली लाइफ है, तो डेफिनेटली वो तो फैमिली के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना पड़ेगा, और वो भी टाइम एंड स्पेस के अनुसार। तो टाइम एंड स्पेस क्या डिमांड करता है? आज है इंटरनेट का युग, आज है यूट्यूब का युग, आज है सोशल मीडिया का युग, आज है यहाँ पे एक मॉडर्न नेचर ऑफ लाइफस्टाइल। तो फैमिलीज को इन सबको चलना ही पड़ेगा लेके, दे कैन नॉट लिव लाइक अ मॉन्क। इसीलिए 5 कॉमन मॉरल प्रिंसिपल एप्लीकेबल टू बोथ, इन दोनों को भी जो एप्लीकेबल होता है वो है रिफ्रेनिंग फ्रॉम वायलेंस टुवर्ड्स एनी लिविंग थिंग, है ना, जो वायलेंस से दूर रखना है अपने आप को, स्पीकिंग द ट्रुथ, सत्य की भाषा करेंगे, हाँ, ट्रुथ की भाषा करेंगे। रिफ्रेनिंग फ्रॉम थेफ्ट, थेफ्ट की एक वाइडर डेफिनेशन देखी जाती है जैना में, जो सिर्फ चोरी नहीं होता, गलत कहना भी या किसी को बहकावे में लाना, ये भी थेफ्ट ही माना जाता है। शनिंग एडल्ट्री, गलत किसी के साथ बर्ताव नहीं करना है। एश्यूइंग ग्रिड फॉर मटेरियल वेल्थ, ये कि हमें बहुत मटेरियल वेल्थ चाहिए है, पैसा, पैसे की बात तो एक है कि जैन समाज में हम देखते हैं कि दे आर दी मनी ओरिएंटेड माइंडसेट। लेकिन मुद्दा वो नहीं है कि बिकॉज दे आर अ बिजनेसमैन मोस्ट ऑफ द टाइम, सो डेफिनेटली उनके पास वो पैसा ये सब ज्यादातर किस तरह से लाया जाता है, या because they do not believe in jobs and that way, they are a business oriented people, so business का mindset definitely quite close to the monetary benefits। ठीक है, तो वो एक है पार्ट उनके जीवन का, जो हम प्रेजेंट टाइम और स्पेस के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो हाउस होल्डर्स के केस में दिखता है। बट फॉर द स्पेसिफिक मॉन्क्स इफ वी से, तो दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम मटेरियल वेल्थ। इसलिए आप देखते होंगे कि उनके जो तीर्थंकर होते हैं, उनके जो गुरु होते हैं, वो ज्यादातर पैदल चलते हैं एक गांव से दूसरे गांव। वो चप्पल नहीं पहनेंगे, वो मुंह पे कपड़ा रखेंगे, वो व्हाइट वस्त्र पहनेंगे। ये अलग अलग उसके एसेट्स है ना, जो वो उसको फॉलो करके मटेरियल वेल्थ का जो इम्पैक्ट है उनके माइंडसेट पे, उसको कम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। वायलेंस इंक्लूड्स फिजिकल इंजुरी एज वेल एज बैड बिहेवियर, ये बहुत जरूरी है। और ऑफेंसिव लैंग्वेज, मैंने कहा था, गलत आप किसी को शब्द यूज करके दुखाना, है ना, कुछ कुछ लोग होते हैं टॉन्टिंग करते हैं, एक प्रकार का ऐसे ऐसे बोलेंगे कि सामने वाले को बहुत दुख लगेगा, है ना। जैनिज्म, वो जैनिज्म कहते हैं उसको अवॉइड करना है। जैनिज्म एक्सेप्ट दैट हाउस होल्डर्स कांट लिव लाइफ विदाउट कॉजिंग नो हार्म एट ऑल टू सेंटिएंट बींग्स, सो हाउस होल्डर मस्ट ट्राई टू मिनिमाइज इंजुरी दी कॉज टू द अदर। मिनिमाइज करने का प्रयास करना है, पूरी तरह से तो बंद नहीं होगा,
लेकिन आप उसका क्वांटम जो है वो मिनिमाइज करने का प्रयास करें सो दैट आपके वजह से किसी को तकलीफ ना हो। देखो कितना अ, खुद पे ही काम करने वाली ये सिस्टम है। ऐसा कहीं पे आपको पूरी सोशल लाइफ में पढ़ने नहीं मिलेगा। आपके जितने भी बुक्स है पढ़ते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, पॉलिटी, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं पे भी आप देख लीजिए, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा प्रेजेंस आपको दिखेगा। अदरवाइज आपको इन सब चीजों पे काम करने वाली कोई सिस्टम ही आज के डेट में नहीं दिखेगी अपार्ट फ्रॉम फिलोसॉफी। ठीक है, सो दैट्स व्हाई द फिलोसॉफी इटसेल्फ हैज अ ह्यूज इंपॉर्टेंस इन द सोशल लाइफ। अनफॉर्चुनेटली उसका कोई भी प्रेजेंस हमको सिलेबस में दिखता नहीं। हालांकि माय सजेशन विल बी कि यूपीएससी के जीएस में फिलोसॉफी मैंडेटरी सब्जेक्ट रखना चाहिए। तब जाके आपको वैल्यू सिस्टम पता चलेगी, तब जाके उसका इम्पैक्ट अपने लाइफ में समझ में आएगा। वन कैन नॉट डिपार्ट फ्रॉम ट्रुथ इवन फ्रॉम सेविंग वन सेल्फ। सत्य से कोई दूर नहीं जा सकता। सत्य जो है वो वैसे ही रहने वाला है। सूरज तपता ही है, वो कभी ठंडा नहीं देगा। बादल कभी भी तपेंगे नहीं, वो बारिश ही देंगे। सत्य है ये। इसका नेचर हजारों सालों से वैसे चलते आ रहा है। दैट्स व्हाट दे गिव इंपॉर्टेंस टू द नेचुरल सोर्सेस, नेचुरल लॉज। This injunction is similar to the Kant's categorical imperative, which is absolutely inviolable. आपको पता होगा, अगर आपने कैंट पढ़ा होगा, जो फिलोसॉफी के स्टूडेंट है उनको अच्छे से ये जानते हुए होंगे कि स्पेस एंड टाइम का कंटेक्स्ट दिया है उन्होंने, और उसके आगे वो 12 कैटेगरीज की बात करते हैं, जिससे जो डेटा है वो ट्रांसफर कहाँ से होता है, पहले स्पेस एंड टाइम से, और फिर आता है इन 12 कैटेगरीज पे। 12 कैटेगरीज उन्होंने ऐसे लिखी है, और उसी से जाके एक नॉलेज डेवलप होता है ना। वो क्या कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग, उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप कैसे होती है। तो उनका कहना है कि एक्सटर्नल जो भी सेंसरी ऑर्गन्स तक आते हैं चीजें, जैसे मैं अभी लैपटॉप को देख रहा हूँ, तो लैपटॉप के बीच में और मेरे बीच में क्या है, तो देर इज अ स्पेस, एक समय भी है, टाइम भी है, जो दिखता नहीं है। लेकिन मेरे आईज को लैपटॉप जो दिख रहा है वो पहले स्पेस एंड टाइम से जा रहा है, फिर मेरे आंखों पे लैपटॉप का इंप्रेशन गिर रहा है, और जो फिर माइंड के 12 कैटेगरी से ट्रांसफर होके अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो रहा है। ये कांट का कैटेगरिकल इंपरेटिव है, और वो इस पूरी सिस्टम को इतना इंटैक्ट मानते हैं कि वो कहते हैं कि इसके अलावा और सत्य है ही नहीं। अब वो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने जिस प्रकार से रखा है वो उनका अपना एजेंडा है, लेकिन ये सत्य भी है ना। हर चीज स्पेस एंड टाइम से ही जाके मेरे तरफ आती है ना। ऐसे थोड़ी ना है कि वो और मेरे सेंसरी ऑर्गन्स पे पहले आती है। अगर मेरे सेंसरी ऑर्गन्स में कोई डिफेक्ट है तो डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती। वो भी बात सही है कि अगर मुझे दिखता नहीं है, तो अगर दिखता नहीं है तो मेरे माइंड के कैटेगरीज और स्पेस एंड टाइम से जो आंखों को जो डिमांड है जिस डेटा का, वो डेटा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो वो डेटा आ ही नहीं रहा है, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी क्या? नहीं होगी। आई बात ध्यान में। तो जिस प्रकार कांट की कैटेगरिकल इंपरेटिव इतनी बहुत स्पेसिफिक उन्होंने मान के दी कि ऐसा ही है, उसी प्रकार से जैना का भी फिलोसॉफी यही बताता है कि आपको इसी प्रकार से रहना है, आपको यही फिलोसॉफीज पे काम करना है। द कंसेप्ट ऑफ स्टीलिंग इज वाइडर देन इट्स करंट लीगल मीनिंग। लीगल में स्टीलिंग का एक मीनिंग है ना। लॉ में देखते हैं कि चोरी करना, चोरी करने का प्रयास करना, चोरी का प्लॉट करना, ऐसे अलग अलग लीगल डेफिनेशंस है। बट इन जैना स्टीलिंग हैज अ लॉट ऑफ मेनी थिंग्स। जैसे मैंने कहा कि गलत कहना, गलत छुपा के कुछ, तो गलत इंफॉर्मेशन देके कुछ कर लेना, ये सारी छोटी छोटी बातें जो ह्यूमन बिहेवियर में देखी जाती है, वो सारी अवॉइड करने का प्रयास जैना कर रहा है। द रूल ऑफ ब्रह्मचर्य अप्लाइज टू ऑल मैन। यानी ब्रह्मचर्य का मतलब, जो हमने एडल्ट्री की बात की ना, कि ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है, इट हैज नथिंग टू डू विद द मैरिज। ठीक है, ये बात बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य का मतलब है सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल किस कंटेक्स्ट में? अभी एडल्ट्री का मतलब क्या होता है? अ रिलेशन विद द अदर ह्यूमन बीइंग। जैसे मेल का फीमेल के साथ हो, शादी होने के बाद मोर देन, जिसको हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहते हैं अपनी भाषा में, या फिर मैरिड महिला का किसी और पुरुष के साथ संबंध, या मैरिड पुरुष का किसी और महिला के साथ संबंध, जिसको एडल्ट्री कहते हैं, जिसका लीगल भी एक प्रोविजन इंडियन पीनल कोड में दिया हुआ है, उसको वो हमारे भाषा में ब्रह्मचर्य कहते हैं। हमारे का मतलब है भारत की भाषा में, जो फिलोसॉफी के कंटेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ, जिसका मैरिज के साथ कोई रिलेशन है नहीं। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आपने जिस भी लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट किया है, बस उसी के साथ जीना है, उसकी ग्रिड को बढ़ने देना नहीं है। उसको ही सेल्फ डिसिप्लिन माना जाता है, दैट इज व्हाट अ ब्रह्मचर्य।
the concept of a god or supreme being governing the universe is lacking in Jainism. जैनिज्म में ये जो एक फैक्टर माना जाता है ना कि ईश्वर है वही सब चला रहा है, इसको वो स्थान नहीं देते, इसलिए उनका नेचुरल लॉज के ऊपर ज्यादा गवर्नेंस बेस्ड है. इन दिस रिगार्ड जैनिज्म हैज अ पैरेलल इन स्टोइसिज्म. तो स्टोइसिज्म जो ग्रीक टाइम पे हुआ करता था, उसने ये बताया था उस समय में कि हम जो नेचर है उसी के ऊपर बेस्ड है. जो जैसे मानो बारिश है, बारिश कोई और नहीं दे रहा है, बादल दे रहे हैं. इट्स नॉट अ गॉड्स गिवन, इट इज समथिंग गिवन बाय द क्लाउड ओनली. तो ये नेचर को मानने वाले लोग हैं, इनको हम नेचुरल लॉस पे बेस्ड कहते हैं. ठीक है, इसलिए स्टोइसिज्म से थोड़ा पैरेलल माना जाता है. अनदर एफिनिटी विद द स्टोइसिज्म कंसिस्ट इन इट्स एडवोकेसी ऑफ ऑस्टर बॉडीली एंड मेंटल डिसिप्लिन. आपने देखा होगा कि जैन लोग जो है ना, जो उनके गुरु होते हैं, तीर्थंकर जो होते हैं, वो जैन तीर्थंकर अपने बॉडी को जो इस तरह से ट्रीट करते हैं कि आपने देखा होगा कि वो अपने बाल है ना अपने हाथ से खींचते हैं. दे डू नॉट शेव, दे टेक देयर हेयर्स फ्रॉम देयर स्किन बाय स्ट्रेचिंग इट. वो उखाड़ के फेंकते हैं कि बालों को अपने शरीर से. दे डोंट शेव इन एनी वे. अब उनके वो रूल्स है, उसको डिसिप्लिन मानते हैं उनको, और उसी तरह से खुद की मेंटल तैयारी भी करते हैं. इसीलिए वैसा आपको दिखता है कि जैन लोग जो गुरु स्पेसिफिक होते हैं वो इस प्रकार से अपने बॉडी को बहुत स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन तरीके से ट्रीट करते हैं. बॉडी की कोई भी चीज को, जैसे हम कहते हैं ना, मराठी में हम उसको चोचले कहते हैं, लेकिन हिंदी में आई डोंट नो कि बॉडी का कोई भी जो एक ये होता है ना, ज्यादा उसको भाव नहीं देना. सिंपल भाषा में कहूँ तो कि बॉडी तो क्या उसके कंफर्ट जोन में चले जाती है तुरंत. तो आपको उसको वैसा नहीं रह जाने देना है, आप उसको डिसिप्लिन मोड में रखना है. तब जाके आपको एक समझ में आएगा व्हाट आवर फिजिकल बीइंग मीन्स. Jains are advised to ignore the superstitious belief popular in among the people. Definitely, it's not about that कि जैना ही ये कहते हैं. आजकल मोस्टली जब से साइंस इवॉल्व हुआ है, जब से रैशनैलिटी इवॉल्व हुई है, जब से हम अपने रीजंस को ज्यादा समझने लगे हैं, तब से हम ये सुपरस्टिशियस बिलीफ को क्वेश्चन करते हैं. दैट्स गुड इनफ. They should avoid the practice of performing rituals and ceremonies for pleasing the god. अब गॉड का जब कंसेप्ट ही नहीं है तो रिचुअल्स करेंगे क्या, सेरेमनीज करेंगे क्या, तो डेफिनेटली उनका उस पर ज्यादा विश्वास नहीं रहता. वो ध्यान, जप, साधना, इन पे विश्वास रखते हैं. ठीक है, जो कि एकदम कोर पार्ट ऑफ द ह्यूमन नेचर है, हमारे फिजिकल एग्जिस्टेंस का या मेंटल वेलबींग का हम कह सकते हैं, कि जहाँ पे वो ज्यादातर यूजफुल हो सकता है, ध्यान धारण ये सब. In the pursuit of a self perfection, men have to abandon pride. प्राइड के बारे में वो कहते हैं ना, ये अब देखो ये क्यों आया वर्ड, क्योंकि मैं जैसा मैंने कहा था ना, जो प्लेटो चाहते थे ना वो हमारे देश में पहले से ही होता था. ऐसे कई राजा लोग थे जो जैना के वैल्यूज को मानते थे, और वो खुद जैन भी बने थे. हिस्ट्री में आपको कई सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे. तो उनके लिए जो टीचिंग्स थी ना, वो यही थी कि वी शुड स्ट्राइव फॉर द सेल्फ परफेक्शन, और जिसका हमें कोई प्राइड नहीं होना चाहिए. दिस idea also finds in Christianity. Pride is one of the 7 deadly sins. यानी Christianity में भी 7 deadly sins में pride is one of it. In Jain monks, the Jain monks have to follow a more austere code than householder. Austere code का मतलब एक लाइफस्टाइल है. Austere का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन्ड, है ना. मैंने इसलिए गुरु का यहाँ पे जिक्र किया क्योंकि गुरु लोग ही है जो अपने हेयर्स को, जो उनके शेव नहीं करते ना वो, तो वो हेयर्स को उखाड़ के फेंकते हैं अपने शरीर के ऊपर के. सो दे मॉन्क्स मोस्टली फाउंड आउट टू बी फॉलोइंग अ ऑस्टर लाइफस्टाइल. By leading an intensely austere life based on sound moral and aesthetic principle, by making their hearts pure and humble, they become जीना और स्पिरिचुअल कॉन्क्वेरर. तो इसका मतलब ये है कि देखो, ये बॉडी ही है जिसको ऑब्स्टैकल माना जाता है. स्पिरिचुअलिज्म में आप जानते होंगे कि अध्यात्म की ओर जब हम बढ़ते हैं या काम करते हैं या अपना प्रयास चलते रहता है, बॉडी एक्ट्स एज एन हर्डल. इसलिए उसको शांत करने के लिए हम मेडिटेटिव स्टेट में बैठ जाते हैं, क्योंकि बॉडी मेडिटेटिव स्टेट में न्यूट्रल हो जाती है. उसको ऐसा लगता है कि हम सो रहे हैं. लेकिन मेडिटेशन इट्स अ प्रोसेस वेयर वी डू नॉट स्लीप, वी रिमेन कॉन्शियस. ऑल्दो इन स्लीप आल्सो वी रिमेन कॉन्शियस, बट जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ड्यूरिंग मेडिटेशन है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द स्लीप. इसलिए
मेडिटेशन के दरमियान आप बॉडी को कंप्लीटली नॉर्मलाइज और साइलेंट करते हुए स्पिरिचुअल इसेंस जो आप ही के अंदर है उसको नोटिस करने का प्रयास करते हो। दैट्स व्हाट मेडिटेशन। प्रयास करते हो का मतलब ये नहीं है कि वो आप खुद कर सकते हो, वो होता नहीं है। ठीक है, वो आप कर नहीं सकते, वो अपने आप एक फ्लो में आने के बाद आपको एक्सपीरियंस होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए बॉडी का कंप्लीटली नॉर्मलाइजेशन, बॉडी अच्छी रहना, फिट रहना जरूरी माना जाता है। इसलिए इसका कोई रिलेशन नहीं है कि हम अगर फिट नहीं है तो क्या मेडिटेशन नहीं होगा। देयर इज नो रूल फॉर दिस। आप अपने बॉडी को कितना समझते हैं, कितना शांत कर सकते हैं और कितना उस अल्टीमेट डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ खुद को जोड़ सकते हैं या वो उसका एहसास एक्सपीरियंस कर सकते हैं जिसको हम अनुभूति कहते हैं। इट्स ऑल अबाउट दैट। अनुभूति है। किसी किसी को बैठ के क्षण में ध्यान लग जाता है, कहते हैं ना आप साहब। कुछ कुछ लोग होता है सालों से कर रहे हैं लेकिन ध्यान ही नहीं लग रहा, बिकॉज उनका जो माइंड है, उनका जो मेंटल इंस्टेबिलिटी है, उसके वजह से वो डिवाइन कॉन्शियसनेस का एक्सपीरियंस ही फील नहीं कर सकते। आई बात ध्यान में। इसीलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली हम स्पिरिचुअल जर्नी में बॉडी कंसिडर करते हैं एज एन हर्डल। इसलिए जैना क्या करते हैं, उस बॉडी को ही बड़ा स्ट्रिक्ट अडेयर करते हैं कुछ डिसिप्लिन रूल्स से। तब जाके उनकी स्पिरिचुअल जर्नी और स्ट्रांगली डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्पिरिचुअल कॉन्क्वेरर, जीना, जिसने अपने इस जैनेन्द्रिय को जीता है। आई बात ध्यान में, इसका ये मीनिंग है। सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज इन दिस रिगार्ड, काइंडली पुट अ कमेंट इन माय वीडियो सो दैट मैं आपके सवालों का जवाब दे पाऊँ। या फिर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो एक सिंपल मैसेज कर सकते हैं। मेरे मेल आईडीज एंड व्हाट्सएप नंबर सब दिए हुए हैं। एंड आई होप you are doing all great with your study. If you require anything, I am there for you. Thank you so much, guys. Have a great day. Take care. Bye.